हेलो, वेलकम टू मैगजीन मित्रा। और आज हम कवर करने जा रहे हैं विजन आईएएस की सितंबर महीने की मैगजीन को। तो जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि क्या है, तो मैं बता दूं। जो भी लोग आईएएस पीसीएस या और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए विजन आईएएस एक मंथली मैगजीन निकालता है हर महीने। उसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि आपका सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। तो जो भी उस महीने करंट अफेयर में न्यूज़ रही होती है, ये इसको कवर करता है। और मेरा काम है आपको आसान भाषा में इस मैगजीन को सरल करके एक्सप्लेन करना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है, उसमें पहला टॉपिक होता है राज व्यवस्था और शासन। तो इससे जो हमारी न्यूज़ में रही थी, पहली चीज़ है वो राजनीति का अपराधीकरण। तो चर्चा में क्यों रही ये चीज़? क्योंकि एडीआर जो है, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। और इस रिपोर्ट में बताया था कि भाई, भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, और राज्य मंत्रिमंडल है, इनके दोनों को मिला के जो भी मंत्री बैठे हैं, उनमें लगभग 47% मंत्री जो हैं, उन्होंने घोषणा करी थी कि उनके खिलाफ किसी न किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज हो रखे हैं। और 27% मामले तो ऐसे हैं जो गंभीर मामले के हैं। गंभीर मतलब कैसे? जैसे कि किसी पे रेप का मुकदमा चल रहा है, किसी पे बलात्कार का, या एक ही चीज़ होती है वो तो, या फिर किसी पे किडनैपिंग वगैरह का चलता है, मर्डर का चल रहा है। तो 27% के साथ ऐसे हैं। तो एक सवाल उठता है कि क्या आपको ये डेटा याद होना चाहिए? लगभग आपको मोटा-मोटा याद होना चाहिए कि 50% के कहीं आस-पास था। बाकी एकदम अगर नंबर याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं है। तो हम समझते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण का क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है इस चीज़ का? क्या राजनीति के अपराधीकरण का मतलब है कि नेता लोग अपराध कर रहे हैं? नहीं। इसका मोटा-मोटा मतलब है कि जो भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो चुनावी प्रक्रिया है, तो उसमें जो भी लोग घुस रहे हैं, जो भी प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बन रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जो पृष्ठभूमि है, यानी जो जो जहाँ से आते हैं, उन्होंने कोई न कोई पहले कोई अपराध किया हुआ है, या उन पे अपराध का कोई मुकदमा चल रहा होता है। तो हम समझते हैं कि इसके कारण क्या हैं। राजनैतिक अपराधीकरण के कारण है, नंबर 1, राजनेता और अपराधी का गठजोड़। देखिए, होता क्या है, ये एक सिस्टम समझते हैं हम, है ना? ये एक्चुअल में राजनेता और अपराधी आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? एक राजनेता को जीतना है चुनाव, और चुनाव के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा और बाहुबल। तो वित्तीय शक्ति और बाहुबल मिलेगी, क्या बोलते हैं, एक अपराधी के पास में। तो कहीं ना कहीं राजनेता भी जो हैं अपराधियों का समर्थन करते हैं। और एक अपराधी को चाहिए होती है वैधता या बचाव कानूनी सिस्टम से, तो वो जाके नेता के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो इस तरह दोनों लोग ये आपस में अपने हाथ मिला लेते हैं, और एक दुष्चक्र बन जाता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपकी ये समिति, कि क्या इस पे कभी किसी समिति ने बात करी है? यस। वोहरा समिति की रिपोर्ट आई थी 1993 में। उसने डिटेल में बताया था कि कैसे भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो नेता हैं, अपराधी हैं, और नौकरशाह, यानी आपके यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इन सब का आपस में एक गठजोड़ चलता है, जैसे आप मूवीज में भी देखते हैं ना। तो आगे हम देखते हैं कि भाई, राजनीति का जो अपराधीकरण चल रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है जनता के ऊपर। देखो, सबसे पहली बात है कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है ना? तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है कि जनता का विश्वास बना रहे, वरना फिर डेमोक्रेसी किस काम की। तो होता क्या है, जैसे ही अपराधी लोग चुनाव जीत के सिस्टम में जाने लगते हैं, तो हमारी जो सिस्टम पे से विश्वास है ना, वो उठने लगता है। तो लोकतंत्र का जनता में विश्वास कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कानून को बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो वही हो जाते हैं जो कानून को तोड़ते हैं। तो वो कैसे बनाएँगे कानून? यानी वो कहीं न कहीं अपने हिसाब से कानून बनाएँगे। एक और चीज़ ये है कि कहीं न कहीं जो आपराधिक उम्मीदवार है, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ न कुछ उल्टे-सीधे काम करता है, या तो लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, या फिर किसी को धमकी दे के बैठा देंगे। तो जो मतदाता हैं, जो चुनाव के लिए वोट देने जा रहे हैं, उनके पास में जो विकल्प हैं, बहुत ही सीमित हो जाएँगे, ठीक है? और एक और है जो संस्थागत भ्रष्टाचार, यानी प्रणालीगत और संस्थागत भ्रष्टाचार। एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे, पूरे के पूरे लेवल पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है इससे। देखो, एक चीज़ इसी रिपोर्ट में बताई गई है कि एक अजीब-सी बात है देखने के लिए, कि जिन लोगों की आपराधिक बैकग्राउंड है ना? यानी तुमने देखा होगा कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में भी कोई बाहुबली टाइप के हैं, तो उनके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि अगर कोई बेचारा एकदम जो सफ़ेद छवि वाला है, व्हाइट छवि वाला है, उस बेचारा वो अगर इलेक्शन लड़ता है, तो हो सकता है वो हार जाए, यानी उसके जीतने की संभावना ऑलरेडी बहुत कम परसेंटेज में होती है। और देखो, और भी क्या कारण है, वो है चुनावों की उच्च लागत। हमारे देश में आपको पता होगा, जो चुनाव आता है तो 20-20 गाड़ियाँ चल रही हैं, पोस्टर चल रहे हैं, तो इस सब के लिए चाहिए मोटा पैसा। तो वो पैसा ऐसे कोई व्हाइट मनी तो होता नहीं है, तो उसके लिए काले धन को यूज़ करते हैं, और वो कहाँ से आता है? माफिया वगैरह से आता है। तो इसलिए भी हमारा जो
राजनीति है उसमें अपराधीकरण बढ़ता है। अगला है धीमी न्याय व्यवस्था। कई बार क्या होता है कि जो सांसद और एमपीज वगैरह हैं, इनकी जो दोष सिद्धि दर है ना वो बहुत कम है, कि इनके ऊपर केस डल गए और बहुत मुश्किल से क्या बोलते हैं होता है, या तो ये केस को दबवा देते हैं या कुछ भी होता है। कई बार क्या होता है कि मुकदमों में विलंब डेट पर डेट लगती रहती हैं, तो इन पे कोई भी दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि राजनीतिक दलों को जो होना चाहिए ना कि उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे, खाली दोष लगने पे, दोषारोपण करने पे हम टिकट ना दें, ऐसा कोई हमारे पास कानून नहीं है। यही एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 2024 तक की जब हम देखते हैं, तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो एमपीज हैं उनकी संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। एक और हमारे देश में जो अजीब सी व्यवस्था है वो है पहचान की राजनीति। यानी हमारे यहाँ पे कोई भी नेता उठ के आता है, वो कहता है भाई मैं इस धर्म का रक्षक हूँ, मैं इस जाति का रक्षक हूँ, मैं इस समुदाय का रक्षक हूँ, मैं इस भाषा का रक्षक हूँ। तो कहीं ना कहीं इस विभाजन का लाभ उठा के जो ये चुनावी प्रक्रिया में उठते हैं और खुद को समूह का रक्षक बनाते हैं, तो पहचान की राजनीति होती है, तो भी हमें जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स है इसको सहारा मिलता है। तो क्या इसको कम करने के लिए हमारे देश में कुछ संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं? जी बिल्कुल हैं। तो कानूनी प्रावधान ये है कि लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951 में, उसमें धारा 8 में अयोग्यता डाली गई है। कि देखिए बात ये है, अगर जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया हुआ है और उन पे 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो गई है उन्हें, तो वो हमारे देश के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि तब की बात है जब सज़ा हो चुकी है, और अगर सज़ा नहीं हुई है, केवल केस चल रहा है, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये आप ध्यान रखना, है ना? आगे धारा 11 ये क्या काम करती है? ये करती है कि अगर निर्वाचन आयोग ने किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दिया है कि नहीं भाई आप तब से तब तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो धारा 11 का लाभ उठा के निर्वाचन आयोग खुद भी उसको क्या वापस से उसकी अवधि को कम कर सकता है। अगर बोला था, सपोज करो प्रेम सिंह तमांग है, इनको अगर बैन कर दिया 5 साल के लिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सेम चुनाव आयोग भी इसको वापस से 2 साल या 1 साल घटा के कर सकता है। ठीक है, तो एक ये भी है। तो अभी हाल ही में क्या हो रहा है, तो बहुत चर्चा में रहा है 130वां जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है। इसका जो आर्टिकल 75 है ये सेंट्रल से रिलेटेड है, यानी केंद्र सरकार से रिलेटेड है, और ये राज्यों की सरकार से रिलेटेड है। तो इसमें संशोधन को प्रयास करके ये कहता है कि अगर कोई भी मंत्री है और वो किसी अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रह गया, या तो 30 दिन तक जेल में रह गया लगातार, या फिर 5 साल के लिए उस पर सजा हो गई है, तो उसको 31वें दिन या 30 दिन के भीतर भीतर अपने मंत्री पद से या तो खुद हट जाएगा, त्यागपत्र दे देगा, या फिर उसे हटा दिया जाएगा। ये पूरा आर्टिकल डिटेल में आई थिंक अगस्त की मैगजीन में है, उसे भी जैसी समय मिलता है मैं कवर कराऊंगा, है ना? और राजनीति के अपराधीकरण से जो संबंधित न्यायिक निर्णय हैं वो कौन से हैं? देखिए सबसे पहले तो जो एडीआर ही है, इसी का और भारत संघ बनाम एडीआर का था। इसमें क्या था, निर्वाचन आयोग को निर्देश दे दिया गया था कि देखिए भाई जो भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कम से कम उन पे कितने सजा है, कितने आपराधिक मुकदमे हैं, दोष सिद्धि हुई है नहीं हुई है, उन सबका भी एक हल्फनामा आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में पेश करना होगा। एक और था लिली थॉम्सन बनाम भारत संघ का। तो इसमें क्या था, जिन भी लोगों ने 2 या 2 से अधिक, जो हमने पीछे पढ़ा है, वर्षों की कारावास हो गई है, तो उनको तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में एक है जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ। इसमें था कि राजनीतिक दल जो हैं वो अपने उम्मीदवारों का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया वगैरह पे चढ़ा के रखेंगे। जब भी आप देखते होंगे ना कि अगर आप कांग्रेस की वेबसाइट पे जाते हैं, उनका एमएलए वगैरह, तो उनकी जो भी आपराधिक बैकग्राउंड है उसकी डिटेल्स दी होती है वहाँ पे। तो आगे की राह क्या है? देखिए भाई कई बार क्या होता है कि खुद नेता जो हल्फनामा दे रहे होते हैं, जो यहाँ पे बात की गई थी हल्फनामा देने की, तो उसमें अपनी सजा को कम करके बता देते हैं, या उस चीज को क्या बोलते हैं, झूठी हल्फनामे दायर कर देते हैं और चुनाव लड़ना चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब तक ये एक अपराध नहीं है, तो इसको भी सजा को बढ़ा के इसको 2 साल का कारावास कर देना चाहिए। और साथ में इसको भी ये एक आधार बनाना चाहिए कि भाई अगर आपने झूठा हल्फनामा दायर किया है चुनाव लड़ने से पहले, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ऐसी अनुशंसा की थी 244वीं जो आपकी लॉ कमीशन की यानी विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी 2014 में। इसके अलावा क्या है, जो भी चुनाव से संबंधित मामले हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं एक अलग से पीठ बना देनी चाहिए, ताकि निर्णय बहुत जल्दी से हो सकें और आपराधिक जो बैकग्राउंड के लोग हैं वो कम पहुंचे। एक और है कि आपकी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 51 है, 1951 की धारा 11 है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। कि देखिए होता क्या है, हमने पढ़ा था ना अभी धारा 11 में कि चुनाव आयोग के पास ऐसी शक्ति है कि अगर वो चाहे तो उस अवधि को, अयोग्यता की अवधि को कम कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखनी चाहिए इसे, है ना, क्योंकि भेदभाव हो सकता है।
भेदभाव ऐसा हो सकता है कि अगर कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट वाला आदमी, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग उसको 5 साल की अगर अयोग्यता ठहराई गई है तो 1 साल की कर दे या फिर 0 कर दे। और वित्तीय और पारदर्शिता संबंधी सुधार और भी करे जाने चाहिए। जो राजनीतिक दलों हैं, इनको इसके अंदर लाया जाना चाहिए। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जब हम राजनीतिक दलों को ले आएंगे तो इससे फायदा ये होगा कि हम उन पे आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं कि तुमने कब कौन से चुनाव में कितना खर्चा किया था और वो पैसा कहाँ से आया था। अगला आर्टिकल है हमारा न्यायिक लंबिता से रिलेटेड। इसका मतलब होता है बेसिकली न्यायालय में जो हमारे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड, है ना। तो चर्चा में क्यों रहा है अभी, क्या हुआ था सितंबर महीने में उच्च न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या हाईएस्ट पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट में। कितनी? 88,417। और भी क्या है, अगर हम जिला न्यायालयों को भी उठा के देखते हैं तो उनके भी 4.5 करोड़ के आसपास उनमें पड़े हुए हैं, और हाई कोर्ट के देखते हैं देश भर में तो 63 लाख उनमें पड़े हुए हैं। ये डेटा लिया गया है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस डेटा को आप याद करें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करें तो कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाद में आपको काम आएगा जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होंगे। तो ऐसा डेटा सीधे हेल्प करता है आपकी आंसर राइटिंग में, है ना। तो इतने जो मुकदमे हमारे जजेस के सामने पड़े हुए हैं, उनके कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनसंख्या है बहुत ज़्यादा, और हमारे जो न्यायाधीश हैं उनका जो अनुपात है वो कम है। कैसे? भारत में क्या है, 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों के ऊपर केवल 21 जज बैठे हैं उनके निर्णय को करने के लिए। जबकि जो 120वीं विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि भाई कम से कम 10 लाख लोगों के ऊपर 50 न्यायाधीश तो हों। ऐसे ही दूसरी चीज़ है कि हमारा जो एडीआर है, अब ये वो नहीं है जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये अलग है। ये है वैकल्पिक विवाद समाधान, जो है ये अप्रभावी है। कैसे? भाई देखो, अगर कोई छोटा मोटा मामला है तो आप जाके ग्राम न्यायालय में कर लो, कंज्यूमर कोर्ट में कर लो। आपको हर चीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत थोड़ी है। तो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, ये ठीक से अभी प्रभाव में नहीं आया है। देखो, हमने अब देखा इसने ग्राम न्यायालय को, जो कि छोटे ग्रामीण में छोटे दावों को निपटाने के लिए मुख्य न्यायपालिका के कार्यभार को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। अभी तक ये ग्राम न्यायालय हमारे देश में ठीक से बन ही नहीं पाए हैं। दूसरे है प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक अक्षमताएं। कई बार क्या होता है कि देखो, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की, फिर आप हार गए, फिर उसके बाद में आप हाई कोर्ट पहुंच जाओगे, फिर भी आप हार गए, फिर भी आप जा सकते हो। यानी ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आप यहाँ पे हार गए तो बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाते हैं ना, फिर उसमें पूर्ण न्याय और सुप्रीम कोर्ट सीओ मोटो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यूज़ कर सकते हैं। तो चक्कर ये है कि एक केस जो ना चाहते हुए भी कई बार अपील होने के कारण बहुत लंबा खिंच जाता है और मुकदमेबाजी चलती रहती है, और कानून भी कहीं ना कहीं अस्पष्ट है। दूसरी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वगैरह की तारीखों के बारे में थोड़ा पता है, तो जो एक से मामले होते हैं उनको एक ग्रुप में बना के रखते हैं और एक साथ जज उनकी सुनवाई करके उन्हें निपटा देते हैं। यानी अगर 50 एक जैसे मुकदमे हैं, सपोज करो 50 जमीन से जुड़े मामले हैं, तो एक जजमेंट आएगा और 50 पे लागू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि उनका तात्कालिक वर्गीकरण किया ही नहीं जा रहा है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो दक्षता है उसमें कमी आती है। दूसरी है कि न्यायिक अवसंरचना जो है बहुत ही खराब है। जब आप कभी कचहरी वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत कैसी रहती है। वहाँ पे एक तो कर्मचारी नहीं है, निचली अदालत जो भी है उनकी बुनियादी सुविधा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, और बाकी चीज़ें नहीं है ना, बैठने की चेयर टेबल भी ऐसा लगता है कि 1970 की पड़ी हुई हैं। तो डिजिटल तकनीकें तो खैर बहुत दूर की बात रही। तो इस कारण से भी हमें चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। उससे बड़ी दिक्कत है वित्तीय बाधाएं। देखिए, भारत जो है ना, डिफेंस के बजट पे खर्च करता है 2%, और न्यायपालिका पे खर्च कर रहा है 0.1%। तो आप खुद ही समझ जाइए कि जब पैसा इतना खर्च हो रहा है तो जो बुनियादी अवसंरचना है या इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक, वो कहाँ से आएगी। और एक और बात है कि आपने देखा होगा, जैसे हमने पीछे भी छोटे छोटे केस पढ़े हैं, इसमें सरकार बनाम या भारत सरकार बनाम आता है। तो बात यह है कि बहुत सारे मुकदमों के जो 50% मुकदमे हैं ना, लगभग आधे मुकदमे तो हो ही सरकारी एजेंसियों के लिए खिलाफ रहे हैं कहीं ना कहीं। यानी सरकारी एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो उन पे मुकदमे हो रहे हैं। तो आधे मुकदमों की भीड़ तो सरकारी एजेंसियों के कारण बैठी हुई है। होता क्या है, जब हम न्यायिक लंबिता ऐसे बढ़ती जाती है, तो देखिए, सबसे पहले मूल अधिकारों का हनन। ये वाला जो केस है आपको बार बार सुनने को मिलेगा आर्टिकल 21 के लिए। तो हुसनैरा खातून बनाम बिहार राज्य ने उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि देखिए भाई, जल्दी से न्याय पाना जो है ना, त्वरित न्याय पाना भी हमारे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, समझिए आप इस बात को। अगला क्या है, सामाजिक निहितार्थ। देखिए, कानून का शासन जो है कमजोर हो जाएगा
जैसे ही आपराधिक मुकदमों में देरी हो जाएगी तो अपराधी और चढ़ जाते हैं। जैसे होता है ना कि अरे एक मर्डर ही तो हुआ है, क्या हो जाएगा, वापस जमानत पे आ जाएंगे। तो इस चक्कर में होता क्या है कि जो न्याय है उसका प्रभाव कम हो जाता है और गरीबों पर असमान प्रभाव होता है। देखिए कैसे, जो आदमी अमीर आदमी है उसकी तारीख कहीं ना कहीं जल्दी लग जाती है सिस्टम में, जैसे करके वो पहुंच जाता है और सेटलमेंट कर लेता है। लेकिन कोई नॉर्मल आदमी है ना, उसके चाकू के लिए 10 रुपए के लिए भी वो जेल में 10 10 साल तक बंद पड़ा है, क्योंकि विचाराधीन पड़ा है, उसके मामले की अभी तक सुनवाई नहीं करी गई है। तो गरीबों पे जो है इस चीज का एक तरह से असमान प्रभाव पड़ता है। आर्थिक निहितार्थ क्या है भाई? देखिए, मुकदमेबाजी की हमारे यहाँ आपको पता है कि डॉक्टर, पुलिस और वकील, इन सब की जो फीस है ना बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जब बार बार ऐसी सुनवाई होती है, बार बार पैसे जाते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में तो हर तारीख के लिए पैसे अलग जाते हैं, तो वकीलों की फीस का भारी दबाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक निहितार्थ में आ जाएगा। बाकी रुकी हुई परियोजना, सपोज करो सरकार ने कोई प्रोजेक्ट डाल रखा है कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाना है और किसी कारण से वापस इस पे केस हो गया है, तो होगा क्या, जो ये पर्यावरणीय स्वीकृति है या फिर भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है, इस मामले की कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। आगे विश्वास में कमी, जब ओवरऑल ये सारी चीजें हो रही होंगी जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, तो जो नागरिक हैं उनका न्यायपालिका में विश्वास कम होता चला जाएगा। और फिर कई बार क्या होंगे, वही होगा जो सनी देओल बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख, फिर उसके बाद में खुद से आदमी काम करने लग जाते हैं, यानी गैर कानूनी उपायों का सहारा लेने लगते हैं उस चीज को टैकल करने के लिए। न्याय में देरी, तो न्याय में देरी इतनी व्यवस्थित हो गई है कि एक नए बचाव के रूप में देख लेते हैं वही, कि अरे ठीक है तारीख लग जाएगी, तारीख लग जाएगी। तो किसी चीज को हमने ऐसा, इस सिस्टम ऐसा बना दिया है कि न्याय में देरी एक बचाव लगता है कि अरे ठीक है ना, जो अपराधी लोग हैं वो इससे बचे फिरते हैं। दूसरा, मुकदमों के जो लंबित मामले हैं इसको कम करने के लिए हमारे पास के सरकार ने कोई कदमें उठाए हैं, पहले चलाई हैं? बिल्कुल साहब। जो हमारी NMJDLR है 2011 में ये आई थी, न्याय वितरण और विधिक सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो इसका काम यही था कि जो भी लंबित मामले हैं इसके विलंब को कम करना और जो न्यायिक अवसंरचना से रिलेटेड चीजें हैं उनमें सुधार लाना। हालांकि कितना ये हो रहा है वो तो हम सबको पता है, इसके बावजूद भी इतने सारे मुकदमे पड़े हुए हैं। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना और विकास के लिए प्रायोजित योजना CSS, वही न्यायालय भवन बनाओ, न्यायाधीशों के लिए आवास बनाओ, वकीलों के सभागार बनाइए, शौचालय अच्छे बनाइए, पर आज तक इस पे काम हुआ है? हमें तो नहीं दिखता। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना लाई गई थी। इसमें क्या था कि जो भी हम अब आधुनिक यानी डिजिटलाइजेशन के युग में जा रहे हैं, तो जितने भी कोर्ट हैं इन सबका कंप्यूटरीकरण करें, ई फाइलिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये नहीं कि अपराधी को जाके वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड है कि कोई मरीज है, बूढ़ा आदमी है, नहीं जा सकता, तो उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोर्ट में अटेंडेंस लगा सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, तो ऐसी चीज़ों का जस्टिस ऐप का यूज़ करके हम जो ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना है इस पे काम कर रहे हैं। वाणिज्यिक न्यायालय क्या है, कि देखिए जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जो कमर्शियल चीज़ से रिलेटेड है, उनका त्वरित निपटान कर दें ताकि हम डेवलपमेंट की ओर तेजी से जा सकें और जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है उस पर भी काम करें। बाकी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए जाएं ताकि मुकदमों का बहुत तेजी से निपटान किया जाए, जैसे कि हम पॉक्सो कोर्ट वगैरह में करते हैं और NIA कोर्ट वगैरह करती है। और ADR तंत्र जो है एक वापस से हमने शुरू किया, जैसे जो आपके ग्राम न्यायालय थे या कंज्यूमर कोर्ट वगैरह है, ताकि जो हमारी मेन स्ट्रीम वाली जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस पे बोझ कम से कम पड़े। आगे की क्या रहा है साहब? तो देखिए ऐसा है, एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना कर सकते हैं हम, जिसमें क्या होगा कि जो कार्यात्मक जो अवसंरचना है इसकी योजना बनाए, निर्माण करे, प्रबंधन करे, रखरखाव करे। तो हम एक राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका प्रस्ताव दिया था जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन्ना ने 2021 में। बाकी हमें ये भी देखना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब विकसित हो रहा है, हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं अपने जो कोर्ट केसेस हैं उनको तेजी से निपटान करने में। और बहुत सारे जो हमारे जज हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद भी सर्विस दे सकते हैं, उनसे या तो पूछा जाए तो उन्हें हम तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं ताकि हम तेजी से मुकदमों का निपटान कर सकें। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक हमारा एक जो है एम और क्या बोलते हैं समय सीमा को निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि हम के भाई आपको इतने साल के अंदर या 1 साल के अंदर इतने तो कहीं ना कहीं मुकदमे मिनिमम खत्म करने ही हैं। और हर दूसरे तीसरे महीने में जाके हमें एक बार समीक्षा करनी चाहिए कि क्या चल रहा है उस मामले में जो भी चल रहा था। ठीक है, स्थगन को नियंत्रित करना, कमजोर और तकनीकी आधार पर जो स्थगन देने की जो प्रथा है कि हम कर देते हैं कि नहीं भाई देख ठीक है कल अब सुनवाई करेंगी,
तो इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका का जो समय है वो बर्बाद ना हो। बाकी मुकदमेबाजी की जो प्रथा है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए, थोड़े स्पष्ट कानून होने चाहिए, समय का अनुपालन होना चाहिए और जो बेकार के मामले हैं उनको पहले दिन ही रद्द किया जाना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित कर देना चाहिए। बाकी एडीआर को प्राथमिक तंत्र देना चाहिए, ये बार बार ये आ रहा है एडीआर एडीआर एडीआर, तो आपको पता होना चाहिए। और एडीआर के बारे में जो भी हमारे हैं उनको थोड़ा सा आज ध्यान से पढ़ लेना, ताकि और आज आपका ये भी काम रहेगा कि इस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको एक बार ठीक से जाके पढ़ लें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर बने रहें और उसके साथ में करंट अफेयर भी चलती रहे। अगला आर्टिकल है हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। हुआ क्या है कि राष्ट्रीय जो चिकित्सा आयोग है इसने 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत बनाया गया था और ये एक वैधानिक निकाय है। जब भी ये वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ऐसे निकाय आते हैं ना, तो आपको गैर संवैधानिक निकाय, तो इन सब के बारे में ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मोटा मोटा। वैधानिक तो बेसिकली ये है जो कानून बना के लागू किया जाता है, पर आपको ये पता होना चाहिए, यूपीएससी स्टेटमेंट उठा के दे देगा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो ये 25 सितंबर 2020 को प्रभावी हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, तब ये 5 साल हो गए हैं। तो इससे क्या है, इससे पहले चलती थी एक भारतीय चिकित्सा परिषद, इसके स्थान पर स्थापित किया गया था और जब ये स्थापित हो गई थी तो इसको भंग कर दिया गया था। तो आयोग में कौन कौन होते हैं, देखिए केंद्र सरकार नियुक्ति करती है इसकी, और इसमें होते हैं एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 जो होते हैं वो अंशकालिक सदस्य होते हैं। और जो एनएमसी है इसके 4 स्वायत्त बोर्ड होते हैं, जिसमें एक होता है जो स्नातक से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एक स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एक चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, और एक होता है जो इनके एथिक्स और कंडक्ट वगैरह पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड इस पे ध्यान रखता है उसका, ठीक है। तो इसका काम क्या है एनएमसी के, देखिए एनएमसी का कार्य है सबसे पहले नीति और मानक बनाना, कि चिकित्सा शिक्षा के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना, ये इसका काम है। कौन से अनुसंधान होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो इन सबको विनियमन करना इसका काम है। दूसरा है स्वास्थ्य सेवा योजना, यानी जो स्वास्थ्य देखभाल वगैरह है उसकी आवश्यकताओं को और संसाधनों को प्रभावी ढंग से जो है उनका मानचित्रण करना, प्रोवाइड कराना। तीसरा है समन्वय, कि देखिए बोर्ड को और परिषद को सुचारू रूप से चल पाए, तो इन सबको भी समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना इसके बीच में, ये भी इसका काम है। बाकी अगर नहीं चल पा रहा है तो उनका निरीक्षण करना, उनकी अपीलों को सुनना। इसके अलावा नैतिकता को देखना कि भाई हमारे जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं अपने नैतिक आचरण का पालन तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर जो है किसी चीज़ से उठा के लाभ उठा के कुछ और काम कर रहे हैं। ये जैसे हम देखते हैं ना कि भ्रूण में जांच हो रही है, भ्रूण हत्या को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी तो कोई अनैतिक एक्टिविटी में नहीं हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट विश्वविद्यालय होते हैं, डीम्ड कॉलेज होते हैं, उसमें जो 50% सीट है ना, उनके लिए कहीं न कहीं शुल्कों को नियंत्रित करते हैं ये, फीस कितनी होगी, बाकी 50% सीटों पे वो मनमर्जी से चलाते हैं। बाकी किसको लाइसेंस दिया जाना है, नहीं दिया जाना, ये भी एनएमसी का ही काम है। तो इनके साथ में समस्याएँ कौन-सी पनप रही हैं? देखिए समस्या ये है कि शासन संबंधी अंतर। देखिए, इसमें ज़्यादातर जो भी हैं उसमें डॉक्टरों का प्रभुत्व रहता है निकाय के अंदर। तो कोई बाहर का ना तो कोई वैज्ञानिक है, ना कोई नागरिक है, ना कोई पत्रकार है, ना कोई और है। तो इन लोगों की भागीदारी का अभाव है, तो जैसे चाहें अपने नियमों को बना सकेंगे। एक तरह से कोर्ट के सिस्टम जैसा हो गया ना ये। तो इसमें भी क्या है, केवल पंजीकृत जो चिकित्सक हैं उनकी ही अपील करने की अनुमति देता है। तो इसके कारण क्या होता है, मरीजों की कोई बात सुनी नहीं जाती। तो मरीजों की जो शिकायत है उनको व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद में जो शुल्क विनिमय है, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि 50% सीटों के लिए शुल्क नियंत्रित करते हैं। अरे बाकी 50% की सीटें का चार्ज इतना महँगा हो जाता है, आपको पता है ना कि गरीब छात्र जो हैं इसमें मेडिकल लाइन में प्रवेश भी नहीं ले पाते। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में ना आईएएस बनना ज़्यादा आसान है, यानी एक जिले का कलेक्टर, एक जिले का मालिक बनना ज़्यादा आसान है बजाय के एक अस्पताल के मालिक बनने के। बाकी नैतिकता का निरीक्षण करता है, जो हम पढ़ चुके हैं कि आपने समय सीमा के भीतर किसी चीज़ को निपटाया नहीं करा है, निष्पक्षता कैसी है। और एक होता है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर, इसको ये लेके मेंटेन रखता है ताकि अयोग्य व्यक्ति जो हैं वो चिकित्सा पद्धति ना अपना लें। तो ये भी एक समस्या है कि ये होना चाहिए, है ना। तो हमारा अगला जो है न्यूज इन शॉर्ट्स यानी संक्षिप्त सुर्खियां, जो हम छोटा छोटा नजर डालेंगे इस पे। तो भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियाँ। देखिए हुआ क्या कि फ्रांस की जो संसद है उसने प्रधानमंत्री के साथ-साथ वहाँ की सरकार को हटाने के लिए मतदान किया था। इससे हुआ क्या कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी फ्रांस के अंदर। तो बस कुछ नहीं, इसी को उठा के इन्होंने दोनों गवर्नमेंट्स की तुलना कर दी है।
तो फ्रांस की और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में समानताएं क्या है? देखिए, दोनों देश जो हैं उनमें गणतांत्रिक शासन प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिकाएं हैं, लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तो आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया भी फ्रांस से गया है, तो इन सब पे बल देते हैं। तो डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस है, देखिए, सबसे पहले संवैधानिक मॉडल। हमारे यहाँ पे काम होता है संसदीय गणतंत्र में, और इसमें क्या होता है कि जो एकल कार्यपालिका है ना, तो इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। यही सारे काम करता है, बाकी राष्ट्रपति हमारे यहाँ औपचारिक काम कर रहे होते हैं, ठीक है, साइन करना बोलते हैं ना, रबड़ की मोहर। और फ्रांस में क्या होता है? अर्ध राष्ट्र अध्यक्ष प्रणाली है, यानी दो कार्यपालिका होती हैं, एक तो राष्ट्रपति जो आपने सुनेंगे आजकल इमैनुअल मैक्रोन चल रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री होता है, इनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा कभी। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो भी थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है ना, गुप्त मतदान के जरिए। वहां पे क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला, अगर प्रधानमंत्री को हमारे देश में हटाना है तो लोकसभा में से विश्वास अगर हट जाता है तो प्रधानमंत्री को हटाना पड़ता है, तो लोकसभा के द्वारा किया जाता है, और विश्वास को बनाए रखना होता है। यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करता है, तो इसे नेशनल असेंबली में विश्वास बनाए रखना होता है। संघीय ढांचा क्या है? हमारे यहाँ पे अर्धसंघीय रूप में काम करती है, यानी हमारे यहाँ पे अर्धसंघीय का मतलब क्या है? एक हमारा सेंटर होता है और दूसरा हमारा स्टेट होता है, ऐसे हमारी व्यवस्था काम करती है। सेंटर की अपनी अलग सरकार चल रही होती है, और स्टेट की हमारी अलग सरकार चल रही होती है। लेकिन अगर फ्रांस में देखें तो वहाँ एकात्मक शासन है, यहाँ यानी वहाँ पे एक पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। स्थानीय सरकारें जो भी बनती हैं वो केंद्रीय एजेंसी की तरह ही काम करती हैं। बाकी पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण पे हमारा बहुत अंतर है। जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण है हमारा, पॉजिटिव। कैसे जी? सब ये मतलब अपने आप में एक पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि फ्रांस की और इंडिया की जो सेकुलरिज्म है इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। हम अप्रोच अपनाते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी राज्य हमारा तटस्थ रहता है, लेकिन अगर सुधार करना है हमें किसी मामले में तो हम बिल्कुल सुधार कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर बिल्कुल दे सकता है, भले ये धर्म का मामला हो। अगर सुधार की बात है तो हम बिल्कुल करेंगे। या 3 तलाक होना नहीं चाहिए तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाते हैं। या अस्पष्टता को समाप्त करना है तो भी हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस में क्या है? लेसिटे एक टर्म होती है, इसका सख्ती से पालन किया जाता है। यानी लेसिटे मतलब कि भाई राज्य जो है ना वो पूरी तरह से अलग रहेगा, और जो धार्मिक प्रतीक है ना उन पे तो एकदम पाबंदी हो जाएगी। वहीं पे हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे सिख अपनी पहचान को उजागर कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकते आप जाके। ठीक है, ओके। अगला आर्टिकल है हमारा विशाखापत्तनम घोषणा पत्र से रिलेटेड। तो इसमें क्या है? 28वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था इसमें अपनाया गया है इसको। तो इसमें होता क्या है कि सरकारी तंत्र जो है ना मिलके और थोड़ा डिजिटल तरीके के साथ में ज़्यादा चीज़ों को आधारित करें, और डेटा आधारित प्रणालियों का यूज़ करके हम तेज़ी से विकास कर सकें। तो इसमें कुछ प्रस्ताव थे, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसमें सारा कुछ वही आएगा कि हम डिजिटल चीज़ों को कैसे यूज़ करके और अपने प्रशासन को बेहतर बना सकते हैं। समझिए, समावेशी, नागरिक केंद्रित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जिससे न्यूनतम सरकार अधिकतम गवर्नेंस। हो सकता है इस पे पूरा एक क्वेश्चन बना दिया जाए कि ये है क्या। तो इसका बेसिकली मतलब है कि सरकार की इंटरफेरेंस जो हो ना वो बहुत कम हो और शासन फिर भी बढ़िया चल रहा हो, तो इस पे बल दिया गया हो। प्रौद्योगिकी आधारित कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं आप मशीन लर्निंग का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, और आपका जो जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। देखिए, ये जो है ना इन्हें हम प्रॉपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कवर कर रहे होंगे ना वहाँ पे फिर से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इन डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके बहुभाषा वास्तविक समय के आधार पे हम सेवाएं प्रदान कर सकें, जैसे कि हमने बनाए भी हैं, इंडिया डिजिटल भाषणी है, डिजी यात्रा है। इसके अलावा सफल मॉडल का विस्तार करना चाहिए, जैसे अलग अलग स्टेट अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश ने अपनाई है संपदा 2, बेंगलुरु ने करी है ई खाता, और रोहिणी ग्राम पंचायत जो है इसने महाराष्ट्र में, और बाकी NHAI जो कर रहा है ड्रोन एनालिसिस जो एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम है, इन सब का यूज करके हम राष्ट्रव्यापी विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना। बाकी जमीनी स्तर पर समावेशी विकास करना है हमें, ताकि भौगोलिक पहुंच बढ़ सके, यानी जो हमारे दूर के क्षेत्र है ना उत्तर पूर्वी के और लद्दाख के, तो यहाँ तक भी हमारी चीज़ें पहुंच जाएं। और इसके अलावा जो सफल पंचायत डिजिटल मॉडल्स हैं उनको पूरे विस्तार करना, ताकि जो महिला युवा इन सबको टारगेट करके हम डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू कर सकें। इसके अलावा जो साइबर सुरक्षा है उसका क्षमता निर्माण करना, यानी जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। अच्छा, ये क्या होता है?
देखिए, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप पहले से किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, यानी आप क्वेश्चन करते हैं। ये एक तरह से जो डिजिटल सिक्योरिटी का एक तरीका है कि आप जिसे बोलते हैं ना, आप फिर से एक बार सोचते हैं कि नहीं भाई ये ठीक है नहीं है, ये अब ठीक है नहीं है, इस तरह से। यानी एक बार फिर से सोचना इस चीज़ के बारे में। पोस्ट क्वांटम सुरक्षा यानी बड़े-बड़े कंप्यूटर से जो हम सुरक्षा, साइबर सुरक्षा करते हैं, ये उस पे है। और एआई आधारित निगरानी हम इन सबको कर सकते हैं, जैसे कि परिवहन में, रक्षा में, नागरिक सेवा प्लेटफ़ॉर्म वगैरह में। कृषि और संधारणीयता, नेशनल एग्री स्टेक अभी हमने मिशन चलाया था, तो इसके माध्यम से इसमें क्या होता है, हम किसान की फसल के बारे में, उसपे कौन से पशुधन है, इस सब के बारे में पूरी डिटेल रखते हैं, तो उसको कौन सी बेहतर क्रेडिट सलाह और बाजार तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पहलें हैं जो चलाई जा रही हैं, जैसे कि विशाखापत्तनम को आईटी और नवाचार का केंद्र बनाना और डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए कुछ कुछ नई नई पहले लाना, उनको कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में क्या ऐसी कोई घटना घटी है? बिल्कुल, अल्बानिया में जो दुनिया का पहला एआई मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, ये घटना है, फैक्ट है एक तरह से, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक एआई जनित बोट है, इसका नाम है डायला। तो ये क्या काम करता है कि जितने भी सरकारी परियोजना है उनका पब्लिक टेंडर का प्रबंधन करता है, आवंटन करता है। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब एआई इस काम को कर रहा होगा तो वो तो भ्रष्ट नहीं है ना, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पार्सलिटी और भ्रष्टाचार को कम करने में इसकी हेल्प मिले। एक और छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे है, वो है आप्रवास और विदेशी विषयक उन्मुक्ति आदेश। ये सिंपल सा एक ऑर्डर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने दिया था, अधिसूचित किया था, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल छोटा सा बना दिया है। बाकी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ लो। तो क्या है, आदेश के मुख्य प्रावधान है, इन लोगों को पासपोर्ट या वीजा से उन्मुक्ति प्रदान की गई है, यानी इनके पास नहीं भी होगा तो भी चलेगा। कौन? ड्यूटी पर जो तैनात हैं भारतीय सशस्त्र बल, या फिर निर्धारित सीमाओं के भीतर जो भारतीय और नेपाली भूटानी नागरिक हों उनको, वैध पंजीकरण जिनका हो रखा है या कोई विशेष परमिट धारक हैं तिब्बत के लोग, उनके लिए। बाकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आ गए थे, यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम नहीं है इसमें, ठीक है, उनके पास दस्तावेज हों या ना हो, हम फिर भी उनको एंट्री दे देंगे। बाकी 9 जनवरी 2015 तक जो भी श्रीलंका के अंदर तमिल नागरिक थे, उन्होंने भारत की शरण ली थी, उनके लिए। और वीजा संबंधी उन्मुक्ति जो है किस पे भी लागू होती है, अगर किसी के पास में राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट होता है। आप जानते हैं ना, ये पासपोर्ट 2-3 तरह के होते हैं, तो जब आप आईएएस बन जाएंगे तो एक अलग तरह का आपको पासपोर्ट मिलता है, लाल सा उस पर लिखा होता है राजनयिक पासपोर्ट। तो उन पे जो भी विदेशी हैं उनको भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है। इसके अलावा जो वीजा और अराइवल वाले हैं उन विदेशियों को भी छूट दी गई है वीजा से। बाकी जो नौसेना के युद्ध पोत पे आने वाले कुछ विदेशी सैन्यकर्मी हैं उनको भी दी गई है। तो इसके बाद आप जाकर के इस पत्रिका को फिर से बिना वीडियो के एक बार पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप अगर हो सकता है तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लें। और तीसरी चीज़, इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट की बात करी गई थी ना, कहीं कहीं जुडिशरी की, लॉज की, और तो इन सबको आप फिर से एक बार देखेंगे। बाकी मैंने अपना काम ठीक से करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ कमी दिखती है तो आप मुझे बताएं। और क्योंकि एक नया चैनल है तो अगर आप लाइक वाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से रिसर्च करके आपको ये मैगजीन प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, अक्टूबर की ऑलरेडी बना दी है।